बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन 12 जून 2025 को इज़राइल ने ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया है और उसे ऑपरेशन राइजिंग लाइन का नाम दिया है। आज के इस प्रोग्राम में हम ये देखेंगे कि ये जो जंग है इस वक्त उसकी क्या सूरत हाल है, दोनों ममालिक का कितना नुकसान हो चुका है, इस जंग में इज़राइल ने इतनी जल्दबाजी क्यों की है, अमेरिका इस वक्त क्या रूप धार के बैठा हुआ है और पाकिस्तान कितनी बड़ी एक परेशानी का इस वक्त शिकार हो चुका है। मगर इस प्रोग्राम में आगे चलने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, मैंने अपना जो ईरान इज़राइल की जो सीरीज़ है इसका जो पहला प्रोग्राम किया था वो 30 मई 2025 को मैंने किया था और उसमें मैंने बाकायदा तौर पर यह बताया था कि जून के मिड में इज़राइल जो है वो ईरान को हिट करेगा, ईरान पर हमला कर देगा, और वही हुआ। मेरे उस प्रोग्राम का कार्ड भी अटैच है और एंड स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं ताकि आप उस पूरे प्रोग्राम को देखें कि मैंने वहाँ पर किन किन खदशात का इजहार किया था। 12 जून की रात को इज़राइल ने कम से कम 200 जहाज़, जो जंगी जहाज़ हैं, उनका एक बेड़ा जो है वो प्रॉपरली फुल फ्लेज लॉन्च कर दिया ईरान के ऊपर, और ईरान के उन्होंने डीप इनसाइड जाके हिट किया। उनके बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर जो स्ट्रेटेजिक साइट्स हैं उनको हिट किया, जो कि तेहरान और नतान्ज में है। उसके अलावा जो है उनके जो बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज़ हैं उनको उसने हिट किया, और वेरी अनफॉर्चुनेटली उसने बहुत इंपॉर्टेंट लोग जो हैं वो भी इन हमलों में शहीद हुए, जिनमें सबसे पहले पासदारान इनकलाब के सुप्रीम कमांडर हुसैन सलामी शामिल हैं, वो शहीद हो चुके हैं। उसके अलावा ईरानी फ़ौज के जो चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं मोहम्मद बाकरी, वो शहीद हो चुके हैं। 6 न्यूक्लियर साइंसदान भी इसी हमले में शहीद हुए हैं, और इनमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट नाम जो कि है वो फरीदून अब्बासी और मोहम्मद मेहदी तरांची। नाज़रीन, इसराइल ने जो ये इस अटैक की जो जल्दबाजी की है इसका बैकग्राउंड कोई बहुत पुराना नहीं है। 10 जून की बात करता हूँ, यानी कि आज 13 है, 10 जून को ये दोनों जो ममालिक हैं ये एक दूसरे के साथ जंग के बिल्कुल नज़दीक धाने पे तो पहुँचे हुए थे, लेकिन फिर भी देयर वर मेनी ऑप्शन जिसके ऊपर काम हो सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि 10 जून को जो अमेरिकन इंटेलिजेंस है उसने ये इन्फॉर्मेशन दी कि इस वक्त ईरान की जो 2 इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट्स है, यानी कि तेहरान और नतान्स, इसके ऊपर जो है ईरान अपनी जो यूरेनियम की अफजूदगी है वो 60% से ऊपर लेके जा चुका है। यानी कि इसका मतलब यह है कि ईरान जो है वो एक्चुअली न्यूक्लियर पावर बनने के बिल्कुल नज़दीक है। लिहाजा जो 10 जून को ओस्लो में छठा जो एक मुज़ाकरात का एक सेशन चलना था वो इमीडिएटली कैंसिल हो गया, और अमेरिका और इज़राइल ने बड़ा ही एक सख्त मौक़िफ़ अपनाया और उन्होंने ये बयान दिया कि अगर ये जो यूरेनियम की अफजूदगी है ये 95% तक चली गई तो इट विल बी कंसिडर्ड एज ए लास्ट लाइन ऑफ थ्रेश होल्ड, और उसके बाद ईरान के ऊपर हर हाल में जंग इम्पोज करने का हक जो है इज़राइल को हासिल हो सकता है। अभी ये बातचीत चल ही रही थी कि इज़राइल की जो खुफिया एजेंसी मुसाद है वो काफ़ी अरसे से ईरान के अंदर डीप इनसाइड बहुत डिटेल में काम कर रही है। उसने ये इन्फॉर्मेशन दी कि ईरान जो है वो इस वक्त एक न्यूक्लियर वॉर हेड को बिल्कुल तैयार कर चुका है, जो कि प्रोटोटाइप है, और इससे वो एक एटमी तजर्बा करने की तैयारी में है, और अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर अंदर ये एटमी तजर्बा वो कर देगा। यानी कि इन कंक्लूजन वो ये कहना चाह रहे थे कि अगले 2 से 3 हफ्तों के दौरान ईरान जो है किसी भी वक्त एटमी पावर बन सकता है। अब ये बातचीत जो थी किसी सूरत में ना अमेरिका को काबिल कबूल थी और इज़राइल को तो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं थी। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप ने एक और सख्त मौक़िफ़ अपनाया और उन्होंने ये कहा कि डील या नो डील, दोनों सूरतों में हम किसी भी तौर पर ईरान को जो है ये न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी मौक़िफ़ अपनाया कि अगर 12 जून तक ईरान ने किसी किस्म की डील न ली, अपने सर को ना झुकाया, अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम चल रहा है उसको क्लोज ना किया, तो कॉन्सिक्वेंसेस जितने भी होंगे उसको ईरान ने खुद फेस करना होगा। इंस्ट्रक्शंस भी दे दी गई कि जितनी भी एम्बेसीज़ हैं ईरान और उसके सराउंडिंग में, मशरिक़ वस्ता के इंपॉर्टेंट जगहों पे जो एम्बेसीज़ हैं, वहाँ से अपने तमाम सिटीजन्स को कहा कि जी सेफ़ एरियाज़ में चले आएँ और आप बेशक अमेरिका वापस आ जाएँ। इन सारे अवामिल को जो है इज़राइल का जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उसने एक ग्रीन सिग्नल ही कंसिडर कर लिया, बल्कि वो ग्रीन सिग्नल ही था जो अमेरिका देना चाह रहा था, और उस ग्रीन सिग्नल की वजह से उसने ईरान के ऊपर जो है ये अटैक लॉन्च कर दिया। और उसने सिर्फ वेट किया 12 जून का कि जब 12 जून की रात कब हो और 13 जून चढ़े, यानी कि अर्ली मॉर्निंग बेसिकली देखा जाए तो ये पाकिस्तान का जो सुबह के 5:30 बजे का वक्त जो था, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब ईरान पे पहला मिसाइल जो है वो हिट हुआ। इज़राइल का ये जो एक ख्वाब है, ये उसका एक फ़ेज़ है जिसको वो पूरा करना चाह रहा है, और वो है ग्रेटर इज़राइल का ख्वाब। और ग्रेटर इज़राइल का उसका ख्वाब सिर्फ तभी पूरा हो सकता है जब वो ईरान और
पाकिस्तान, इन दोनों को डी न्यूक्लियराइज कर दे, यानी कि ईरान के तो प्रोग्राम को ही रोक दे कि वो न्यूक्लियर पावर बन ही ना सके, और ईरान को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी तरीके से डी न्यूक्लियराइज कर दे, तो उसका ये जो ख्वाब है ये तभी पूरा हो सकता था कि जब वो ईरान के ऊपर अटैक करे और फाइनली उस स्टेज पर पहुंचे। सो लिहाजा उसका ये एक फेज़ प्रोग्राम था, इसलिए वजह से भी उस स्टेज को जल्दी किया कि अगर ईरान एटमी पावर बन जाता है तो वो फिर इसराइल का ग्रेटर जो ख्वाब है, ग्रेटर इसराइल वाला, वो पूरा नहीं होता। वन सेकंड थिंग, उसका ये एक बहुत बड़ा एक थ्रेट है उस एरिया में जो कि इसराइल को हर वक्त है, और ईरान वाकई इसराइल को अगर फिर न्यूक्लियर पावर बनने के बाद हिट करता तो फिर इसराइल के पास कोई चांस नहीं है कि वो सर्वाइव कर पाता। ईरान ने भी ये नहीं है कि खामोशी अख्तियार की हुई है, इसराइल ने जितना भी स्वेयर अटैक किया है तो ईरान ने भी उसका अच्छा जवाब दिया है। ईरान के जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो शहीद हो गए मोहम्मद बाकरी, उन्होंने बयान दिया था कि अगर ईरान चाहे तो तल अवीव को चंद मिनटों के अंदर मुख्तलिफ जगहों से अटैक करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब वो बेचारे खुद तो शहीद हो चुके हैं, लेकिन ईरान ज़रूर इस चीज़ को देख रहा होगा कि वो डेफिनेटली वो जो एक अटैक प्लान था मोहम्मद बाकरी ने बनाया हुआ है, उस अटैक प्लान को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। एक इतला के मुताबिक ईरान ने अब तक 150 से ज़ायद ड्रोन्स और मिसाइल जो है वो इसराइल की तरफ दागे हैं, जिनमें से कुछ इंटरसेप्ट हुए हैं लेकिन ज़्यादातर अपने निशानों पर लगे हैं। इससे क्या रिवील होता है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल का, जिसके ऊपर वो बहुत छलांगे मारता था, बहुत बढ़के मारता था, वो इतना इफेक्टिव नहीं है। और अगर ईरान चाहे तो बहुत अच्छी प्लानिंग के ज़रिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक टारगेट्स को हिट कर सकता है, इसराइल को भी बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह जो खामनाई हैं, उन्होंने भी अभी रिसेंटली एक बयान दिया है, और उनका बयान ये था कि ये जो खून का खेल इसराइल ने जिसका आगाज़ किया है, इसका अंजाम जो है वो ईरान करेगा, उसका अख्ताम ईरान करेगा, और इसराइल की आने वाली नस्लें भी इस वॉर को भुगतेंगी, याद करेंगी कि हमने ये कदम क्यों उठा लिया। अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका नाजरीन फ़िलहाल जो है एक खामोश तमाशाई का रूप धार के बैठा हुआ है, बट अंडर दी हैंड वो इसराइल को हर किस्म की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहा है, और आप देखिएगा बड़ी जल्दी आपको नज़र आएगा कि ये दिफाई तौर पर भी उसके साथ खड़ा हुआ नज़र आएगा। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो बयान आया जिसमें उसने कहा है कि हमारी वो तनसीबात जो कि ईरान के सराउंडिंग मशरक़ वस्ता में तमाम ममालिक में है, वहाँ पर अगर प्रॉक्सी ग्रुप्स की तरफ से किसी भी किस्म का हमारी किसी भी तनसीब पे कोई अटैक हुआ तो इसका ज़िम्मेदार ईरान होगा, और ईरान को हम फिर खुद निपटेंगे, खुद उसका जवाब देंगे। साथ साथ उनका अभी रिसेंटली बिल्कुल एक बयान आया जिसमें वही कह रहे थे कि मैंने ईरान को बारहा ये कहा कि आप इस डील को साइन कर लें, आप झुक जाएं मेरे आगे और ये डील साइन कर लें और अपने आप को डी न्यूक्लियराइज कर लें, लेकिन उन्होंने मेरी बात को नहीं माना, लिहाजा अब ईरान को अब ये म्यूज़िक फेस करना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने एक किस्म का थ्रेट भी दिया और ये बताया कि अमेरिका ने बहुत लीथल वेपन जो है वो तैयार किए हुए हैं, और उनमें से काफ़ी सारे वेपन जो है वो ऑलरेडी इसराइल के पास है, लिहाजा अगर इसराइल ने उन वेपन्स को ईरान के ऊपर इस्तेमाल किया तो ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ईरान अभी भी काफ़ी हद तक नुकसान करा बैठा है, लेकिन अभी भी वक्त है कि ईरान हमारी बात को मान जाए, डील साइन कर ले और मज़ीद नुकसानात से बच जाए। इस तरह के थ्रेट्स देते हैं और साथ में ये खामोश तमाशाई बन के बैठते हैं, ये बिल्कुल एक दोगली पॉलिसी है जो इस वक्त अमेरिका चल रहा है। जंग दोनों ममालिक के दरमियान छिड़ चुकी है। मैंने ये बात पहले भी कही थी कि ये इस जंग के जो असरात हैं, ना सिर्फ ये कि जंगी असरात, बल्कि इसके जो माशत के जो मईशत के असरात हैं वो भी तमाम दुनिया के ममालिक में पड़ेंगे, और ख़ास तौर पर एशिया और जनूबी एशिया के जो गरीब ममालिक हैं वो बिल्कुल इसमें पिस जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे। जो अबनाए हरमज़ है वहाँ से 30% का, पूरी दुनिया का जो 30% ऑयल है नाज़रीन वो वहीं से गुजरता है। अब अबनाए हरमज़ से ये तरसील बंद हो जाएगी, जंग दोनों ममालिक के दरमियान छिड़ चुकी है, लिहाजा ये जो तरसील है ये अब रुक जाएगी। और उसके बाद क्या होगा कि आलमी बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर दोनों ममालिक के दरमियान में ये जंग छिड़ती है तो हर हफ्ते फ़ी बैरल जो खाम ऑयल है, फ़ी बैरल उसकी प्राइस 50 से 70% तक बढ़ सकती है। कल अभी ये जंग स्टार्ट भी नहीं हुई है, यानी कि इसको मैं प्रॉपरली, मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि प्रॉपरली फुल फ्लेज है कि जंग शुरू हो चुकी है। उसके बावजूद इस वक्त जो है आलमी मंडी में खाम माल की जो एक खाम तेल की बैरल है वो उसकी प्राइस 74 से $79 फ़ी बैरल हो चुकी है। तो आने वाले वक्त में आपको पता लगेगा कि फ्यूल की प्राइसेस कहाँ चली जाती हैं। ये प्राइसेस जब हाई होंगी तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान और एशिया, जनूबी एशिया जितने भी ममालिक हैं उनको ये फ्यूल बहुत महंगा पड़ेगा। फ्यूल महंगा होगा तो महंगाई बढ़ेगी, और ये जो पाकिस्तान में इस वक्त एक बंदा जो 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से खा रहा है, उसके लिए शायद ये 2 वक्त की रोटी जो है ना ये भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो अब देखना यह है कि
पाकिस्तान समेत दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वो किसी तरीके से कोशिश करें कि ये जो जंग है इसको रोक दिया जाए, क्योंकि इसके असरात जो मईशत के ऊपर पड़ेंगे पूरी दुनिया के ऊपर, इवन इसमें यूरोप भी शामिल है, उनके ऊपर जो मईशत के असरात पड़ेंगे ये दुनिया के तमाम ममालिक अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। इस जंग को तवील नहीं होना चाहिए। अब नाज़रीन, इस पूरे जो जंग के सिनेरियो है इसको मैं अगर देखता हूँ इन डिटेल, तो जो मैंने एनालाइज़ किया वो ये कि ये जंग बेसिकली इसके 3 ऑप्शंस मुझे नज़र आ रहे हैं कि जंग किस तरफ जा सकती है। पहली बात तो ये है कि इस वक्त दोनों ममालिक जो है वो एक दूसरे के जो स्ट्रैटेजिक टारगेट्स हैं उनको हिट कर रहे हैं। हमने अभी रिसेंट पास्ट में भी देखा था कि दोनों ममालिक के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट इसी तरह का छिड़ा और दोनों ममालिक ने अपने स्ट्रैटेजिक जो इनके जो एरियाज़ थे उनको हिट किया, लेकिन उसके बाद फिर एक खामोशी हो गई, जो इनका कॉन्फ्लिक्ट था वो डिफ्यूज़ हो गया। तो हो सकता है कि अभी भी यही हो कि जो कुछ रात को हो चुका है या जो अभी हो रहा है वो अगले 1-2 दिन में ख़त्म हो जाए और सिचुएशन डिफ्यूज़ हो जाए। द सेकंड ऑप्शन इज़ कि ईरान को जिस तरीके का अटैक इजराइल ने किया है, उसके ऊपर इम्पोज किया है, ईरान उसको रिटेलिएट करे उतने ही स्ट्रांगली और अपने जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं उनको इस्तेमाल करे इफेक्टिवली। और वो प्रॉक्सी ग्रुप्स जो हैं वो जब इजराइल और अमेरिका की तनसीबात के ऊपर अटैक्स करेंगे तो दोनों ममालिक यानी कि अमेरिका और इजराइल के ऊपर उसका बड़ा प्रेशर पड़ेगा। ऐसी सूरत में जंग जो है वो बड़ी तवालत भी इख्तियार कर सकती है और बड़ी स्वेरिटी की तरफ भी जा सकती है। और जो तीसरा रास्ता है वो है सफारतकारी, यानी कि दुनिया के जितने भी इस वक्त ममालिक हैं, ख़ासतौर पर जो सुपर पावर्स हैं, ये सारी मिल बैठे हैं और इन दोनों ममालिक को किसी तरीके से एक मुज़ाकरात की टेबल पर लेकर आएँ और कोई ना कोई इसका हल निकालें। अभी भी अमान में इनका एक सेशन है जो कि पीस सेशन है, जो कि चलना है, अभी तक वो कैंसिल नहीं हुआ, वो नहीं रुका। हो सकता है कि उस सेशन के दौरान कोई एक नया पीसफुल फार्मूला निकल आए सामने। ये तमाम जो जंग की सिचुएशन बनी है इसमें पाकिस्तान बहुत जो है एक अजीबोगरीब कशमकश का शिकार हो चुका है, एक अजीबोगरीब सिचुएशन में आ गया है। एक तरफ ईरान है जिसके साथ एक मजहबी ताल्लुकात है, हमारे उनके साथ सकाफ़ती ताल्लुकात हैं, हमारा उनके साथ भाईचारा है। अभी रिसेंटली जब हमारी पाकिस्तान और भारत की जो जंग हुई थी उसमें भी उनके वज़ीर ख़ारजा आए और उन्होंने सालसी का किरदार पेश किया। यही वजह है कि पाकिस्तान भी अपना एक पूरा डेलीगेशन ईरान गया और उन्होंने वहाँ पे जाके उनका शुक्रिया अदा किया। तो ये एक तरफ ये दोस्ती है, दूसरी तरफ इज़राइल है जिसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें इज़राइल के साथ कभी भी किसी किस्म की कोई दोस्ती कबूल नहीं है और यही वजह है कि आज तक हमने इज़राइल को नहीं माना। लेकिन यह भी हकीकत है कि वो अमेरिका का बच्चा है और वो अमेरिका का बहुत लाडला बच्चा है और इस वक्त वो लाडला बच्चा ये कह रहा है कि मुझे हर हाल में ये खिलौना यानी कि ईरान चाहिए और मैंने इसको डीन्यूक्लियराइज करके इस खिलौने के साथ खेलना है, इसको तोड़ना है, मरोड़ना है। और उसके बाबा इस वक्त उसके साथ खड़े हैं। हम इस वक्त बड़े अच्छे एक सिचुएशन में अमेरिका के साथ टर्म्स एंड रिलेशन में हैं, लिहाजा पाकिस्तान को ना तो ओपनली अपोज करना है कि ये इज़राइल ने जो भी इस वक्त कार्रवाई की है ना उसको ओपनली अपोज करें और ना ये है कि हम ओपनली ईरान को कहें कि जी आप जो है इसको डील को साइन कर लें। बहुत ही सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा, अपने आप को बहुत न्यूट्रल रख के ये कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने पहले प्रोग्राम्स में भी बता चुका हूँ और मैं आज फिर बता रहा हूँ कि अगर ईरान को डीन्यूक्लियराइज कर दिया गया और इज़राइल ने ईरान के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कब्जा कर लिया, खुदा न खास्ता, तो आप यकीन करें अगली बारी पाकिस्तान की है। सो हमें बहुत केयरफुल होकर अगला स्टेप उठाना है। उसके साथ साथ हमने ये भी देखना है कि अगर ये जंग तवालत अख्तियार कर लेती है तो बलूचिस्तान के रास्ते पर हाँ गुज़ीनियों का जो है वो इंटरेस्ट होगी, वो आपकी तरफ आएंगे और डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट वो ज़रूर उनको अकोमोडेट भी करेगी। ऐसी सूरत हाल में दहशतगर्द ग्रुपों का इंटर होने का बहुत चांसेस हैं, पर ये वो ग्रुप्स हैं जो कि बेसिकली इंडियन पेड ग्रुप्स हैं और वो भी पनाह गुज़ीनों की शक्ल में आपके मुल्क में दाखिल होंगे और जब वो आपके मुल्क के अंदर दाखिल हो जाएंगे फिर उसके बाद आपके मुल्क के मुख्तलिफ जगहों पर बहुत ज़्यादा तबाही मचाएंगे। पाकिस्तान को बहुत सोच समझ के तमाम इन अरेंजमेंट्स को देखना है। मैंने आज की ये जो सिचुएशन थी ईरान पाकिस्तान की, इसका एनालिसिस आपके सामने रखा है। आप मुझे ज़रूर बताएं अपने कमेंट्स में कि ये जंग आपको क्या लगता है कि किस तरफ जा रही है और पाकिस्तान को इस सारी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल हाज़िर होऊंगा किसी एक नए प्रोग्राम, किसी एक नए डेटा और नए मालूमात के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।